नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा, एनडीए की बैठक में होंगे शामिल। उत्तराखंड में 12 से 14 जून तक होंगे विशेष कार्यक्रम। नीट और यूके SSSC पुनः परीक्षा को लेकर तैयारियां तेज। मुख्य सचिव ने दिए सुरक्षा और पारदर्शिता के कड़े निर्देश। अभ्यर्थियों को बसों में मिलेगी निःशुल्क यात्रा सुविधा। उपनल कर्मचारियों के मामले में हाईकोर्ट सख्त, सरकार से 2 हफ्ते में मांगी अनुपालन रिपोर्ट। नियमितीकरण और वेतनमान का मामला। हल्द्वानी अग्निकांड के बाद प्रशासन का बड़ा एक्शन। फायर सेफ्टी में खामियां मिलने पर 5 गोदाम और प्रतिष्ठान सील। शहर भर में संयुक्त टीमों का निरीक्षण अभियान जारी। काशीपुर में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, कार से हथियारों का जखीरा और 237 कारतूस बरामद। हथियारों के स्रोत और इस्तेमाल को लेकर के जांच जारी। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने के अवसर पर 12 से 14 जून तक राज्य भर में जनसंपर्क, जन जागरूकता, जन कल्याण कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों पर आधारित प्रदर्शनी, विकासखंड स्तर पर जन कल्याण शिविर, जिला स्तरीय प्रेस वार्ताएं, संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। शिविर में विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्यक्रमों का आयोजन व्यापक जन सहभागिता, समन्वय और प्रभावी प्रचार प्रसार के साथ किया जाए, ताकि सरकार की उपलब्धियां और जन कल्याणकारी योजनाएं आम जनता तक पहुंच सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने के अवसर पर 12 से 14 जून तक राज्य भर में जनसंपर्क, जन जागरूकता, जन कल्याण कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों पर आधारित प्रदर्शनी, विकासखंड स्तर पर जन कल्याणकारी शिविर, जिला स्तरीय प्रेस वार्ताएं, संवाद कार्यक्रम भी आयोजित होंगे और शिविरों में विभिन्न सरकार की जो योजनाएं हैं उनकी जानकारी दी जाएंगी पात्र लाभार्थियों को और उनको लाभान्वित किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि सभी कार्यक्रम का आयोजन व्यापक जन सहभागिता, समन्वय, प्रभावी प्रचार प्रसार के साथ किया जाए, ताकि जो भी सरकार की उपलब्धि है और जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका आम जनता तक लाभ पहुंचे। मोदी सरकार के ऐतिहासिक 12 से 14 जून तक कार्यक्रमों का होगा आयोजन। ब्लॉक स्तर पर जन कल्याण शिविर, मोदी के ऐतिहासिक कार्यकाल पर 3 दिन के कार्यक्रम, 12 से 14 जून तक प्रदर्शनी, ब्लॉक स्तर पर शिविर। और वहीं उत्तराखंड में मानसून से पहले सरकार और आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को मानसून से पहले सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि मानसून राज्य के लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा, इसलिए सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है। बैठक में सड़क, बिजली, पानी, खाद्य, लोक निर्माण विभाग, BRO समेत विभिन्न योजनाओं ने अपनी तैयारियां और संभावित चुनौतियों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले वर्षों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए आपदा से निपटने के लिए व्यापक तैयारी की गई है, ताकि किसी भी स्थिति में त्वरित राहत बचाव कार्य सुनिश्चित किए जा सके।
देखिए मानसून हमेशा से हमारे राज्य में हमारे लिए बहुत चुनौती होता है, इसलिए मानसून की तैयारियों के संबंध में आज विस्तृत रूप से आपदा प्रबंधन ने समन्वय करते हुए सभी विभागों के साथ बैठक की है। सभी विभागों ने अपनी तैयारियां मानसून को लेकर जो करी हैं, आने वाले समय में कहाँ कहाँ पर किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, कौन सी आवश्यकताएं हो सकती हैं, सड़क, परिवहन, बिजली, पानी, खाद्य विभाग, हमारे लोक निर्माण विभाग, SDRF, NDRF, BRO सभी विभाग थे और सभी ने अच्छी तैयारी की है। और आगे चूँकि पिछले सालों के जो अनुभव हैं, उन अनुभवों का भी एक तरह से आगे के कार्यक्रमों में सम्मिलित करते हुए, आगे की तैयारियों में सम्मिलित करते हुए हम लोग पूरी तैयारी करेंगे। और वहीं देहरादून के सीलाकुई स्थित सघन पौधा केंद्र में वाणिज्य मंत्रालय, आयुष मंत्रालय और आयुष एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के संयुक्त तत्वाधान में क्षेत्रीय आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आयुष और हर्बल क्षेत्र के लिए FTA से मिलने वाले अवसरों और उत्तराखंड की संभावनाओं पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में निर्यातकों, MSME, स्टार्टअप्स और उद्योग प्रतिनिधियों को आयुष उत्पादों की बढ़ती वैश्विक मांग, निर्यात के नए अवसरों की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने कहा कि गुणवत्ता मानकों, नियामक सुधारों और व्यापक सुगमीकरण की पहल से आयुष निर्यात को मजबूती मिली। साथ ही उत्तराखंड के औषधि एवं सुगंधित पौधों को वैश्विक बाजार से जोड़ने और निर्यात बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। कार्यक्रम में प्रतिभागियों ने निर्यात प्रक्रिया, बाजार पहुंच से जुड़े विषयों पर विशेषज्ञों से संवाद किया। उत्तराखंड हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदेश है आयुष के एक्सपोर्ट्स के लिए, और आयुष एक हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्टर है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा भी इसके बारे में काफ़ी फोकस किया गया है, और रिसेंटली जितने भी हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए हैं उसमें आयुष के लिए हमने स्पेशल प्रोविजन दिया है। तो हम चाहते हैं कि जो हमारी इंडस्ट्री है बेनिफिट्स को अवेल करें। उसके अलावा नए हमारा एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन अभी शुरू हुआ है नवंबर में लास्ट ईयर, और उसमें करीब 25,000 करोड़ का उसमें हमारा आउटले है, जिसमें निर्यात दीक्षा और निर्यात प्रोत्साहन, जिसमें फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स और जो उसके प्रमोशनल एस्पेक्ट्स हैं उन दोनों को ही कवर किया गया है। और हम चाहते हैं कि इंडस्ट्री उसके बारे में ठीक से जानकारी ले और उन्हीं को उपयोग करते हुए भारत से एक्सपोर्ट्स को बढ़ाए। और वहीं उत्तराखंड उच्च न्यायालय में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI को अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवागमन सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। आज हुई सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI की तरफ से कोर्ट को अवगत करवाया गया कि सड़क का 90% कार्य पूरा हो चुका है, जबकि शेष बचे कार्य को मार्च 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिका को निस्तारित करते हुए संबंधित कार्यदायी संस्था को समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। में जो लंबे समय से करीब 2-2.5 साल से वहाँ पर यातायात बाधित हो रहा है। लैंडस्लाइड, हेवी लैंडस्लाइड होने से वहाँ पर आवाजाही रुकी हुई है, और अभी तो लेटेस्ट 25 मई से तो पूरी आवाजाही रुकी हुई है। तो इस संदर्भ में एक वहाँ ये PIL भुवनेश जोशी जी के माध्यम से यहाँ पर एक PIL दाखिल की गई थी, जिसमें आज सुनवाई हुई। माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल ने जब उनके इंस्ट्रक्शन, स्टेट की तरफ से इंस्ट्रक्शन दाखिल किए गए, इंस्ट्रक्शन में यह कहा गया है कि उसमें निर्माण कार्य अभी जारी है और 31 मार्च 2027 तक वो कार्य पूरा हो पाएगा। अभी 90% कार्य पूरा हुआ है। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर 21 जून को होने वाली नीट पुनः परीक्षा और 14 जून को आयोजित UKSSC स्नातक स्तरीय पुनः परीक्षा की तैयारी की समीक्षा की। उन्होंने दोनों परीक्षाओं को निष्पक्ष, पारदर्शी और सुरक्षित ढंग से संपन्न करवाने के लिए कड़े सुरक्षा के इंतजाम, परीक्षार्थियों की जांच और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी के निर्देश दिए। साथ ही नीट अभ्यर्थियों के लिए परिवहन विभाग की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध करवाने, बारिश की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था तैयार रखने को कहा। मुख्य सचिव ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन के लिए भी सभी जिलाधिकारियों को आवश्यक सुविधा और पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश के सरकारी विभागों में वर्षों से लगे उपनल संविदा कर्मचारियों को आदेश होने के बाद भी सरकार द्वारा नियमित नहीं करने और उन्हें चयनित वेतनमान नहीं दिए जाने सहित उनके दिए गए वेतन से जीएसटी काटे जाने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार से पूर्व के आदेशों का अनुपालन करते हुए 2 सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने को कहा। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 2 जुलाई की तिथि नियत की है। पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा था कि पहले इन्हें न्यूनतम वेतनमान दिया जाए। आज कोर्ट ने ये कहा है कि आप राज्य सरकार इसकी कंप्लाइंस करके 2 हफ्ते के अंदर अंदर 2 तारीख की डेट फिक्स की है और राज्य सरकार द्वारा भी एग्री किया गया कि इसकी कंप्लाइंस होनी चाहिए। लेकिन कतिपय कारणों से अब उसमें क्या चीज़ है वो जो इसको विलम्ब हो रहा है, परंतु आज न्यायालय द्वारा काफ़ी सख्त रुख अपनाया गया है। तो लगता है न्यूनतम वेतनमान की तरफ न्यूनतम वेतनमान और प्लस रेगुलेशन दोनों चीज़ें, क्योंकि आपकी आज की तारीख में कई कर्मचारी ऐसे हैं जो 20-20 साल से ऊपर की सर्विस कर चुके हैं, कुछ लोग रिटायरमेंट की वर्ज पे पहुंच चुके हैं। तो राज्य सरकार में मुझे लगता ये है कि कुछ सचिव, कतिपय सचिव जो इसको घुमा रहे हैं। और वहीं हल्द्वानी में हाल ही में हुए भीषण अग्निकांड के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड पर नजर आ रहा है। गोदाम में लगी आग से जहां लाखों रुपए का नुकसान हुआ, वहीं 2 लोगों की दर्दनाक मौत भी हो गई। घटना के बाद जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए थे और शहर भर में बड़े पैमाने तथा कमर्शियल प्रतिष्ठानों की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की जांच के निर्देश जारी किए थे। प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। अग्निकांड के बाद प्रशासन, अग्निशमन विभाग और संबंधित विभागों की संयुक्त टीमों द्वारा शहर में ताबड़तोड़ निरीक्षण अभियान चलाए जा रहे हैं। जांच के दौरान अग्नि सुरक्षा मानकों की अनदेखी पाए जाने पर अब तक 5 बड़े गोदामों और प्रतिष्ठानों को सील किया जा चुका है। अधिकारियों का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। प्रशासन द्वारा गोदामों, व्यावसायिक भवनों और अन्य बड़े प्रतिष्ठानों में फायर सेफ्टी उपकरण, आपातकालीन निकास, अग्निशमन प्रणाली और सुरक्षा मानकों की जांच की जा रही है। अभी फायर सेफ्टी के लिए जनपद में अभियान चलाया जा रहा है। तो जितने हमारे घनी आबादी के बीच जो प्रतिष्ठान हैं, चाहे वो होटल्स हैं या हॉस्पिटल्स हैं, उनमें दमकल, एम्बुलेंस की आवाजाही हो सकती है या नहीं हो सकती है, या अभी CBRI की एक रिपोर्ट आई है, उसमें जो जर्जर और जीर्ण शीर्ण इमारतें हैं उनको भी इस अभियान में देखा जाएगा। हल्द्वानी में किसी ऐसे वेयर हाउस में अग्निकांड हुआ है और उसमें एक दुखद हादसा भी हुआ है। तो मालूम चला है कि वो बिना NOC के संचालित हो रही थी, तो नगर मजिस्ट्रेट ने उसको फिलहाल सीज कर दिया है। अन्य ऐसे जो गोदाम हैं जहाँ पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी हो रही है, उन पर भी उन्हें कंप्लाइंस कराई जाएगी। नहीं करेंगे तो उन पर फिर सीलिंग की कार्रवाई होगी। उधम सिंह नगर के काशीपुर में STF ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक स्विफ्ट कार से हथियारों का जखीरा बरामद किया। निजी पार्किंग में खड़ी कार की तलाशी के दौरान एक 12 बोर पंप एक्शन बंदूक, एक 22 बोर राइफल, एक 32 बोर पिस्टल, एक 32 बोर रिवॉल्वर और 237 कारतूस बरामद किए। STF निरीक्षक MP सिंह और अरुण कुमार के नेतृत्व में 10 सदस्यीय टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की। बरामद हथियारों के मालिक, इनके स्रोत और इस्तेमाल के उद्देश्य का पता लगाने के लिए जांच जारी है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। रुड़की में एक युवक को क्रिकेट बैट से बेरहमी से पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक युवक दूसरे युवक पर लगातार क्रिकेट बैट से हमला करता दिखाई दे रहा है। पीड़ित के परिजनों ने इसे सुनियोजित हमला बताते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। मामला रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के शेखपुरी मोहल्ले का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार वायरल वीडियो 5 जून की रात का है, जिसमें एक युवक दूसरे युवक को क्रिकेट बैट से बेरहमी से पीटता दिखाई दे रहा है। हमले में युवक को गंभीर चोटें आई हैं। वीडियो सामने आने के बाद क्षेत्र में चर्चा का माहौल है। पुलिस वायरल वीडियो की भी जांच कर रही है। ये मैटर अभी तक हमारे संज्ञान में आया नहीं था। थाने पे भी इसमें कोई ऐसी तहरीर हमें लिखित नहीं आई। अभी जो है एक लिखित सूचना पे हमने इनको बुलाया है खुद, क्योंकि वीडियो ऐसे वायरल हो रहा था, और इनसे लिखित में लिखवाया जाएगा जो भी मामला है। इस पे गहनता से विवेचना की जाएगी, जांच करके इसमें संबंधित धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा।
इसमें पूरी की पूरी कार्रवाई होगी। इस तरह के ये असामाजिक तत्व हैं, जिस तरह से इस तरह की हमें वीडियो में एक दिख रहा है, बहुत ही अपमानजनक बात है कि इस तरह की चीजें इस यंग एज के पॉपुलेशन में चल रही हैं। मोहल्ले में रहता हूँ। क्या हुआ? ये मेरे लड़के के साथ मारपीट हुई 5 तारीख में जी। रात को कंपनी में गया हुआ था जी, और उसे फोन करके बुलाएगा। आकाश नाम का लड़का जी, पापा का नाम संजू जी, और एक रवि है जी, पापा का नाम आनंद, और एक है जी रोहित, उसके पापा का नाम है जी राम कुमार। ये 2 लड़के लारे गए थे, इन्होंने फोन करके बुलाया जी, फिर मंदिर पर उसके साथ मारपीट की। किस तरह मारा, क्या कैसे पता लगा? हम तो सुबह को पता लगा जी, रात को पूरी रात वो वहीं पड़ा रहा जी। फिर उसके बाद मोहल्ले वाले लाए उसे उठाकर, और उसके बाद हमें पता लगा जी अगले दिन। काशीपुर के नवगठित गड़ीनेगी नगर पंचायत के पहले चुनाव के लिए सोमवार को मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो गई है। निर्धारित समय शाम 5 बजे पूरा होते ही सभी मतदान केंद्रों के गेट बंद कर दिए गए और इसके साथ ही चुनावी प्रक्रिया का अहम चरण पूरा हो गया। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं का उत्साह देखने को मिला। पुरुष, महिला और युवाओं ने बड़ी संख्या में पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। दोपहर 1 बजे तक करीब 57% मतदान दर्ज हुआ था, जबकि दिन समाप्त होने तक कुल मतदान प्रतिशत 90.06 तक पहुंच गया। मतदान के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पूरे दिन सुरक्षा व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं, जिससे मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण बनी रहे। टोटल जो है गड़ीनेगी के जो नगर पंचायत का चुनाव था उसमें 90.6% जो है पोलिंग हुई है, और चुनाव जो है बहुत ही शांतिपूर्ण रहा। सारी पोलिंग पार्टी यहाँ से रवाना हो गई है, और इसकी काउंटिंग जो है 11 तारीख को सुबह जो है 8 बजे से की जाएगी। जनपद चंपावत की नवगठित नगर पंचायत पार्टी के सामान्य निर्वाचन का चुनाव मंगलवार को पूरी तरह से शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न हो गया। लोकतंत्र के इस उत्सव में स्थानीय मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर के हिस्सा लिया, जिसके चलते चुनाव में उत्साह देखने को मिला। पाची नगर पंचायत के पहले चुनाव में 78% बंपर मतदान हुआ। नगर पंचायत पाची के निर्वाचन अधिकारी अजय सिंह ने मतदान समाप्त होने के बाद जानकारी देते हुए बताया कि पूरी चुनाव प्रक्रिया को अत्यंत पारदर्शी, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण ढंग से पूरा करवाया गया। प्रशासन की कड़ी निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदाताओं ने बिना किसी भय या व्यवधान के अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं नगर पंचायत के सभी 4 मतदान बूथों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखी गई। मतदान की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी होने के बाद अब प्रशासन का पूरा ध्यान मतगणना पर है। तुम तो पार्टी के पूरे जो नगर पंचायत के अंतर्गत आ रहे हैं सभी मतदाताओं को, यहाँ की देवतुल्य जनता को विशेष धन्यवाद दूंगा कि पहली बार अपने ग्राम पंचायतों से एक नगर पंचायत यहाँ गठन हुआ है, उसके लिए आज मतदान कर रहे हैं। बड़ा जोश और खरोश है, खुशी का माहौल है। मेरी शुभकामनाएं समस्त नगर पंचायत पार्टी के युवा लोगों को, बुजुर्गों को, माताओं को मेरी ढेर सारी बधाई कि ये चौमुखी विकास की ओर ये क्षेत्र जाए और यहाँ अच्छा काम हो, अच्छा विकास हो। टीका निश्चित तौर पर अच्छा ही रहेगा। हमें भी ये न्यू कॉलोनी वार्ड में मुझे भी जिम्मेदारी पार्टी के तौर पर, मैं भी 1 हफ्ते से यहाँ पर डेरा लोगों के हर मतदाताओं के घर में जाके हमने डोर टू डोर कैंपेन किया है और लोगों से बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि चुनाव भारतीय जनता के पार्टी के पक्ष पर एक तरफा जाएगा। और वहीं खटीमा की ग्राम बिचई उमर कला में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। यहाँ ट्रांसफार्मर में फ्यूज जोड़ रहे लाइनमैन की करंट लगने से मौत हुई है। मृतक की पहचान रंजीत सिंह के रूप में हुई। आज सुबह करीब 9 बजे रंजीत सिंह ग्राम बिचई स्थित ट्रांसफार्मर में फ्यूज जोड़ रहे थे, तभी अचानक करंट लगने से वह बुरी तरह झुलसकर नीचे गिर गए। साथ ही लाइनमैन जितेंद्र राणा उन्हें तुरंत उपजिला चिकित्सालय खटीमा लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उधर परिजनों का आरोप है कि फ्यूज जोड़ने से पहले रंजीत सिंह ने सब स्टेशन से लाइन कट मांगा था। सब स्टेशन से कट देने की बात कहकर उन्हें भेज दिया गया, लेकिन लाइन कट नहीं की गई। ऐसी लापरवाही के वजह से ही करंट लगने से रंजीत की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्रीय विधायक भुवन कापड़ी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की। बहुत दुखद घटना है, एक परिवार का चिराग बुझा है और इस संबंध में हमने उच्चाधिकारियों से वार्ता की है और जितना भी उचित मुआवजा होगा और जितने भी उसको परिवार को उचित
लाभ दिलाए जा सकते हैं, उसके लिए पूरी कोशिश की जाएगी और माननीय मुख्यमंत्री जी को इस घटना से अवगत भी कराया जाएगा और हर प्रकार की मदद के लिए हम सब लोग उनके परिवार के साथ रहेंगे। देखिए, एक हमारा साथी जो है लाइनमैन जो है ट्रांसफार्मर ठीक करने के लिए गया था और उसे ये सूचना मिली कि शटडाउन हो गया है और शटडाउन नहीं दिया गया था और उसकी करंट लगने से मौत हो गई है और एक साल में लगभग 10-12 लोगों को करंट लग चुका है। तो विद्युत विभाग को सबसे पहले तो ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि जो लाइनमैन जो है बिजली की रीढ़ है उसके साथ ऐसी दुर्घटना न हो और साथ ही जो हमारे लाइनमैन है वो लगभग सारे 90% जो है आउटसोर्स से भी नहीं है, ठेकेदार के अंडर हैं। इतनी बड़ी विद्युत व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने वाला कर्मचारी ठेकेदार के अंडर में है, तो सबसे पहले तो सरकार को लाइनमैनों को परमानेंट करना चाहिए। वहाँ पे जो बैठे वो सिट डाउन नहीं देते, ये बात क्या जय साहब तक नहीं पहुँची होगी, एचओ के पास नहीं पहुँची होगी। आज जय उन्होंने सिट डाउन मांगा, उन्होंने कहा सिट डाउन हो गया, तो बंदा चढ़ेगा नहीं काम करने के लिए। तो सिट डाउन नहीं दिया था। अब ये तो वही, जब सिट डाउन नहीं दिया तभी तो ऐसा हादसा हुआ है। तो क्या इस चीज पे कमी इनकी नहीं है एचओ की? क्यों नहीं इन्होंने कार्रवाई करी, जबकि इनसे 10 बार कहा जाता था कि वो हमें सिट डाउन नहीं दे रहा है। कमी किसकी है? इनकी है। विभाग पर 10,000 के लिए क्या इन्होंने बंदों को वो रख कर रखा है, गिरवी ले रखा है। 10,000 के लिए रात दिन आदमी काम कर रहा है, तो क्या ये उनके लिए उनके प्रति इतना भी नहीं कर सकते? एक बिजली विभाग के कर्मचारी को नागरिक चिकित्सालय खटीमा में करंट लगने से मृत्यु उपरांत यहाँ पे लाया गया है, जो कि ब्रॉड डेड अवस्था में आया था। पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया है और पंचनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। और वहीं नैनीताल की नैना देवी के स्थापना दिवस की तैयारी शुरू हो गई है। 51 शक्तिपीठों में सोमवार मां नैना देवी के स्थापना दिवस को लेकर मंदिर प्रबंधन तैयार है और इस बार 23 जून को होने वाले इस स्थापना दिवस के लिए 15 जून को धार्मिक कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। 23 जून तक नैना देवी मंदिर के साथ पूरा नैनीताल भक्ति में डूबा रहेगा। पहली बार ऐसा हो रहा है कि अधिक मास के चलते 1 महीने देरी से नैना देवी का स्थापना दिवस हो रहा है। कि मंदिर बहुत पुराना था, उसके बाद 1880 के लैंडस्लाइड में ध्वस्त हो गया और देवी की मूर्ति भी दफन हो गई। तो अमरनाथ शाह जी को ये सपना आया कि देवी इस स्थान पर है और आप मेरा उद्धार कीजिए। देवी दिखाई दी, तो तब ये मंदिर जो है दोबारा बनाया गया। 1883 में मंदिर बनकर तैयार हुआ। उसी तिथि को ज्येष्ठ सुदी नवमी जो है वो इसका स्थापना दिवस है। उसी के 100 साल बाद 1984 में इस ट्रस्ट की स्थापना हुई। स्थापना के 100 साल के बाद और फिर ये सारी व्यवस्थाएं श्री मां नैना देवी मंदिर अमरोदय ट्रस्ट देखता है। तो वो स्थापना दिवस हम बहुत भव्य ढंग से हमेशा से ही मनाते आए हैं। इस बार भी वो स्थापना दिवस है। और वहीं हल्द्वानी से खबर है, जहां हल्द्वानी में वरिष्ठ भाजपा के नेता हरीश पांडे ने उत्तराखंड सरकार द्वारा उपाध्यक्ष सिंचाई सलाहकार समिति का दायित्व मिलने के बाद सिंचाई विभाग कार्यालय में अपना कार्यभार ग्रहण किया। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ता नेताओं ने फूल मालाओं से उनका भव्य स्वागत किया। कार्यभार ग्रहण करने के बाद हरीश पांडे ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न योजनाओं की जानकारी ली। मीडिया से बातचीत करते हुए हरीश पांडे ने कहा कि उन्हें विभिन्न दायित्वों पर कार्य करने का लंबा अनुभव है और वे अपने नए दायित्वों का पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करेंगे। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी समेत पूरे क्षेत्र में पेयजल समस्या के समाधान को प्राथमिकता दी जाएगी। जो विभाग मुझे मिला है, इस विभाग के माध्यम से मैं हल्द्वानी को सुलभ पेयजल उपलब्ध कराऊंगा। गोला बैराज काठगोदाम है, वहां पर्यटक लोग आते हैं, उसको और सुंदर बनाने का प्रयास किया जाएगा। जमरानी बांध की जो योजना है अति शीघ्र बने, उसमें जो विलंब हो रहा है उसको दूर करूंगा। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो सिंचाई विभाग का मुझे दायित्व मिला है। और सबसे बड़ा है कि मुझे लगता है कि हल्द्वानी में फिल्टर प्लांट बढ़ाने की आवश्यकता है। ये अंग्रेजों के जमाने के फिल्टर प्लांट है। अब हमारी जो विकसित हल्द्वानी है, यहाँ जो जनसंख्या बढ़ गई है, कम से कम 10 गुना 20 गुना बढ़ गई है, तो हमें कम से कम 5 फिल्टर प्लांट बनाने की योजना सरकार को मैं सलाह दूंगा कि हल्द्वानी के लिए विशेषकर ध्यान रखा जाए। यही मुख्यमंत्री जी की विशेषता है, खूबी है कि वो हर कार्यकर्ता की, हर नेता की विशेषता पहचानते हैं, उसकी क्षमता पहचानते हैं, उसको अनुरूप वो उसको दायित्व दे रहे हैं। और निश्चित रूप से आने वाले चुनावों में इन सभी योग्य कार्यकर्ताओं और नेताओं का
पार्टी को फायदा मिलेगा और तीसरी बार हम धामी जी के नेतृत्व में हैट्रिक लगाएंगे, सरकार बनाएंगे। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।